Welcome to the part 3 of chapter 2, that is structure of atom. In the last part we have done discovery of proton and neutron and the mass of proton calculation, all of this. तो पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, सब जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड रेज, एनोड रेज, कैनाल रेज और न्यूट्रॉन, इन सब की डिस्कवरी होने के बाद नाउ वी विल मूव फर्दर विद द एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मॉडल्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें अब हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको आज दो मॉडल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें जो हमने करा दिया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे के टर्म्स में, ठीक है। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द एटॉमिक मॉडल्स एंड व्हाई वी नीड टू प्रपोज्ड ए एटॉमिक मॉडल। ओके, तो सबसे पहले तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे, उसके बाद जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, जबकि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो इसलिए जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो फेल हो जाती है और उसको इंडिविजिबल कंसिडर नहीं किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि ये पार्टिकल्स एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज रहते हैं, मतलब तीनों पार्टिकल एक साथ रहते हैं या दो पार्टिकल एक साथ रहते हैं, मीन्स किस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है स्ट्रक्चर एटम के अंदर, इन सब के अरेंजमेंट को जानने के लिए क्या किए गए, एटॉमिक मॉडल्स दिए गए, कुछ मॉडल्स दिए गए जिनको हम बोलते हैं एटॉमिक मॉडल्स। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल आता है वो आता है जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही नहीं पता चल जाती है, जैसे क्या होता है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग में वो सॉफ्टवेयर आपको दिक्कत करता है, फिर उसके अपडेट आते हैं, अलग अलग उसमें चेंजेस होते रहते हैं टाइम के साथ। वैसे ही एटॉमिक मॉडल्स के साथ हुआ, पहले कोई भी एटॉमिक मॉडल आया वो चला, स्टार्टिंग में स्टार्ट तो कहीं से करना ही पड़ता है, तो वो एटॉमिक मॉडल चला, लेकिन फिर उसमें किसी ने और चेंज कर दिया, फिर आपके पास अपडेटेड मॉडल आ गया, फिर उसमें और चेंज हो गया। इस तरीके से एटॉमिक मॉडल चेंज होते चले गए, उसमें मॉडिफिकेशन होता चला गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप बेमतलब पढ़ रहे हैं या इसमें आपको पढ़ने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में फेल हो गई थी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फेल तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उनके बारे में जब आप फेलियर के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो आपको सक्सेस के बारे में कैसे पता चलेगा। तो इसलिए आपको हर एक मॉडल को पढ़ना है, ये नहीं कि भाई ये मॉडल तो फेल हो गया, ये आउटडेटेड हो गया, इसको हमें नहीं पढ़ना है। आपको जितने भी मॉडल पढ़ाए जाते हैं एटम के वो सारे पढ़ने हैं, ताकि आपको ये लगे कि भाई कोई भी चीज़ एकदम से नहीं आई है, कोई भी एटॉमिक मॉडल एकदम से परफेक्ट नहीं बना है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुए टाइम के साथ, और लोगों की जो थिंकिंग है वो चेंज हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जे जे थॉमसन मॉडल की। तो जो जे जे थॉमसन मॉडल जो होता है उसको हम प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग का मतलब होता है जैसे हलवा होता है ना, हलवे के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं, मतलब उसके अंदर क्या लगा देते हैं, काजू लगा देते हैं, बादाम लगा देते हैं, पिस्ता लगा देते हैं, तो वो ड्राई फ्रूट्स मतलब एक हलवा बहुत सारा हो गया, उसके अंदर वो एम्बेडेड रहते हैं। जैसे क्या होता है, जो आपका वाटरमेलन होता है उसके अंदर रेड पार्ट के अंदर ब्लैक सीड एम्बेडेड रहते हैं, एम्बेडेड का मतलब धसे हुए रहते हैं अलग अलग। तो इसी चीज़ को इसी तरीके से जे जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट यही था कि जो एटम होता है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है,
उसका जो पॉजिटिव चार्ज और मास जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द स्फीयर, ठीक है। और उसके अंदर जो द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक रेजिन और ब्लैक सीड्स इन वाटरमेलन, ठीक है, पुडिंग और वाटरमेलन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें इस तरीके से एम्बेडेड रहते हैं जैसे पुडिंग के अंदर प्लम और वाटरमेलन के अंदर सीड्स एम्बेडेड रहते हैं इस तरीके से। इसीलिए जो जे थॉम्सन का मॉडल था उसको हम प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड पोस्टुलेट ये था द एटम वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मीन्स जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि उसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गए उसके पोस्टुलेट्स। यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, हमने एक बड़ा सा पॉजिटिव साइन बनाया है जो आपको ये शो करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है जगह जगह और स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल है, ठीक है। आप देख सकते हैं, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। आगे समझ में। नाउ वी विल मूव टू द लिमिटेशन ऑफ जे थॉम्सन मॉडल। तो क्या क्या लिमिटेशन होती है जे थॉम्सन मॉडल की? तो एक लिमिटेशन जो यही है, आफ्टर द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द limitation was found to be that J.J. Thomson could not explain the arrangement of electron and proton in the atom, ठीक है। जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, उस अरेंजमेंट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इसलिए उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया। लेकिन इस मॉडल में भी हमें कुछ चीज मिली, जैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और स्फेरिकल शेप। दिस टू थिंग्स वर ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्फेरिकल शेप और जो आपका क्या होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है, ये दो टर्म्स क्या थी? ट्रू थी, जो जे थॉम्सन ने दी थी, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है एटम का, उसको पढ़ने से पहले हमें उनका एक एक्सपेरिमेंट है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको पढ़ना पड़ेगा। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों किया? वो उन्होंने इसलिए किया ताकि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अरेंजमेंट के बारे में कुछ जान सके, क्योंकि पहले क्या आया था, जे थॉम्सन मॉडल आया। तो जे थॉम्सन मॉडल आने के बाद उन्होंने जब जे थॉम्सन के जो पोस्टुलेट्स थे उनको पढ़ा, तो उनके माइंड में एक सवाल आया कि भाई अगर ऐसी बात है तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ जिससे इनकी बात प्रूफ हो जाएगी। क्या होता है कि अगर आप कोई भी डिस्कवरी करते हैं या इन्वेंशन करते हैं, तो इस इन्वेंशन और डिस्कवरी को प्रूफ या उसको सिद्ध करने के लिए आप इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं जितने उसको रॉन्ग करने के लिए अदर लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसी तरीके से जे थॉम्सन के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था तो उस मॉडल को इनवैलिड बनाने के लिए या उसको डिग्रेड करने के लिए रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई जो इन्होंने बताया ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता होगा तो सही है, प्रूफ हो जाएगा, इनको फायदा ही मिलेगा, और नहीं होता होगा तो ये फेल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल चुना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल लेंगे हम, उससे जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्मॉल साइज होता है, लाइट वेट होता है, इसलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल को चुना। दूसरा,
उन्होंने गोल्ड मेटल को ही क्यों चुना, क्योंकि गोल्ड की जो मेलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, हैवी न्यूक्लियस होता है, मीन्स हैवी मेटल होती है वो, और उसकी जो मेलेबिलिटी बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। आप इतनी बारीक उसकी वो बना सकते हैं फॉइल की आपको दिखेगी भी नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, तो और जो अल्फा पार्टिकल होता है उसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है। ठीक है, दूसरा जो गोल्ड होता है उस वो हाईली अनरिएक्टिव होता है। तो अगर हम दूसरी मेटल लेते हैं तो हो सकता है वो अल्फा पार्टिकल के साथ रिएक्शन करके दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने गोल्ड को लिया। तो क्या होता है, और जो गोल्ड फॉइल होती है उसके अंदर फ्लोरोसेंट की स्क्रीन होती है, फ्लोरोसेंस की स्क्रीन होती है, और वो स्क्रीन किसकी बनी होती है, जिंक सल्फाइड की, ZnS। तो वो स्क्रीन किस लिए लगाई, ताकि ये पता चल सके कि अगर अल्फा पार्टिकल उससे टकराते हैं तो किस तरीके से टकरा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपके पास अल्फा पार्टिकल सोर्स है और एक लीड प्लेट है। जो लीड प्लेट होती है वो क्या करती है, सारे अल्फा पार्टिकल को एक ही जगह पर, मतलब जो लेड प्लेट होती है इट डायरेक्ट्स ऑल द अल्फा पार्टिकल टू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट है गोल्ड फॉइल के चारों तरफ। ठीक है, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो एक मोलिकुलर डायग्राम हमने यहाँ पर दिखाया है आपको। तो इसमें क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो गोल्ड फॉइल से ज़्यादातर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम देखने से पहले आप देखेंगे, जैसे कि जे थॉमसन ने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जे थॉमसन ने पहले ही बता चुके थे, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया था, उन्होंने बताया था कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली है, मतलब हर जगह पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, मतलब डिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराई गोल्ड फॉइल के ऊपर तो क्या हुआ, उनको 3 ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो क्या होती है, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो यही होती है कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो गोल्ड फॉइल से पास कर जाते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब सीधे निकल जाते हैं। उनको मतलब वो एकदम से क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए कि भाई ऐसे कैसे हो गया, जबकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एटम के अंदर, तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे ना, नहीं ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए। और उनको कैसे पता लगा सीधे निकल गए, क्योंकि वो पार्टिकल जाकर किससे टकराए थे, जो फोटोग्राफिक प्लेट हमने जिंक सल्फाइड की वहां पर लगाई थी उससे जाकर टकराए। लेकिन कुछ पार्टिकल क्या हुए, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत ही कम पार्टिकल, मीन्स आप कह सकते हैं 20,000 में से एक पार्टिकल बाउंस बैक हो जाता है। बाउंस बैक का मतलब है कि टकराने के बाद सीधा अपने पाथ पर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन मिली, कौन कौन सी, एक तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दूसरा कुछ पार्टिकल सम एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द गोल्ड फॉइल, एंड वेरी लेस पार्टिकल्स मीन्स अप्रोक्स 1 in 20,000 पार्टिकल्स बाउंस बैक ऑन इट्स ओन पाथ आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द गोल्ड फॉइल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर passing through the gold foil without any deflection, but very less particles are deflected at very small angle, and 1 in 20,000 particle bounce backs after striking with the gold foil, अपने पाथ पर वापस हो लेते हैं। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन आई। अब ऑब्जर्वेशन आने के बाद हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक ऑब्जर्वेशन और एक कैलकुलेशन। तो ऑब्जर्वेशन तो आपने देख ली, 3 ऑब्जर्वेशन आई, तो तीनों ऑब्जर्वेशन को उन्होंने कंक्लूड किया
क्या कंक्लूड किया उन्होंने इन ऑब्जर्वेशन से? उन्होंने कंक्लूड किया कि जो एटम होता है, एटम के चारों ओर या एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अरे जब खाली है तभी तो वो बाहर निकले हैं, मतलब खाली स्पेस है तभी तो वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन गए हैं। अगर वहां पर खाली नहीं होता तो टकरा के कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाते, लेकिन वो अनडिफ्लेक्टेड रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है एटम के चारों ओर या एटम के अंदर वो वैकेंट होता है। ठीक है। दूसरा, ए फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल इंडिकेटिंग दैट ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम विच रिपेल द एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो कुछ पार्टिकल्स सम एंगल पर क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिससे ये हमें ये बताते हैं कि जो एटम होता है, एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को रिपेल करते हैं और डिफ्लेक्ट करते हैं। जो थर्ड आपके क्या आता है, थर्ड कंक्लूजन आता है, जिसमें बहुत कम पार्टिकल बाउंस बैक हो जाते हैं अपने पाथ पर। इससे हमें ये पता चलता है कि जो एटम होता है, एटम का टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास both are concentrated in a small sphere inside the atom which bounce back the alpha rays on its own path, जो रेस को अपने पाथ पर ही वापस कर देता है। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स को मिक्स करके रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको न्यूक्लियर प्लेनेटरी या सोलर सिस्टम एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। तो जो मॉडल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। इस पार्ट के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव स्टडीड अबाउट ऑल ऑफ दिस इन क्लास 9th। ओके, यू जस्ट हैव टू रिमाइंड एवरीथिंग एंड राइट एवरीथिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द अपकमिंग टॉपिक्स क्लियरली। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।